हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस में। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे अपने संपूर्ण इतिहास लुसेंट के संपूर्ण इतिहास के सीरीज में मध्यकालीन भारत का सल्तनत काल में एक नया टॉपिक सैयद वंश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सैयद वंश जो कि 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक चली, उसमें से आगे पढ़ते हैं। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खान था। इसने क्या किया? सुल्तान की उपाधि ना धारण कर अपने को रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश रखा। सुल्तान की उपाधि किसने धारण नहीं की? तो खिज्र खान ने। और इसके अलावा क्या हुआ? तो रैयत ए आला की उपाधि ही धारण कर लिया, उसी में यह खुश था। खिज्र खान तैमूर लंग का सेनापति था। खिज्र खान क्या था? तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। खिज्र खान नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। खिज्र खां क्या था? तैमूर है ना, नियमित रूप से तैमूर के पुत्र, क्या नाम था उनका? शाहरुख को कर भेजता था। खिज्र खां की मृत्यु 22 मई 1421 ईस्वी में हो गई। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने ही की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक ही रहा। अब आगे पढ़ते हैं लोधी वंश के बारे में, जो कि 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक चली। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। बहलोल शाह गाजी का उपाधि किसे मिला? तो बहलोल लोधी को मिला। वह 1951 ईस्वी को 19 अप्रैल में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? बहलोल लोधी को दिया जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र निज़ाम खान 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उनका पुत्र बहलोल लोधी का पुत्र क्या नाम था? निज़ाम खान। यह 17 जुलाई 1489 ईस्वी को दिल्ली के गद्दी पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने। किस ईस्वी में? 1504 ईस्वी में। भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने ही करवाया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने ही। इसने क्या किया? आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़े को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया था। इन्होंने क्या किया था? नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर क्या किया सिकंदर लोधी ने? तोड़कर उनके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया था।
इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमाना स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मज़ार पर जाने के प्रतिबंध किसने लगाया? सिकंदर लोदी ने लगाया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से, है ना, इसी का पुत्र क्या था, नाम था, 1517 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो गई? सिकंदर लोदी की। इन्हीं का पुत्र का क्या नाम था? इब्राहिम, जो कि इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। संभवतः यह दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोदी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों, मुख्यतः होली में भाग लेता था। होली में भाग लेने वाला पहला सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो सिकंदर लोदी था। नोट: दिल्ली की मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री वजीर मियां भुइयां ने 1505 ईस्वी में बनवाई थी। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। 21 अप्रैल 1556 ईस्वी को पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर के हाथों हार गया और मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण किसने दिया? पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने ही दिया था। पढ़ते हैं सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था कैसी थी, उसी के बारे में। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता था? तो सुल्तान होता था। यह है सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था। लोदी वंश के शासनकाल में अमीरों का महत्व कैसा था? चरमोत्कर्ष पर था, मतलब ऊपर से ऊपर था। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा गया? मजलिस ए खलवत कहा गया। मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। मजलिस ए खलवत की बैठक कहाँ होती थी? मजलिस ए खास में। यह क्या थी? मंत्री परिषद थी। कौन? मजलिस ए खलवत। बार ए खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। किसमें? बार ए खास में। बार ए आजम, सुल्तान राज के कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था बार ए आजम में। मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग कुछ हैं इंपॉर्टेंट जो पढ़ते हैं। मंत्री और उनको कौन सा विभाग मिला था? किसमें? सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में। तो चलिए शुरू करते हैं। वजीर को प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। इनका विभाग क्या था? राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। कौन? वजीर या प्रधानमंत्री। मुशर्रिफ ए मुमालिक, जिसको महालेखाकार कहा जाता था, मशरिफ ए मुमालिक, ये क्या होता था? प्रांतों एवं अन्य भागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा कौन करता था? महालेखाकार, जिसे मुशर्रिफ ए मुमालिक कहा जाता था। तीसरा है मजमुआदार, है ना, मजमुआदर, जो कि उधार दिए गए धन का हिसाब कौन रखता था? मजमुआदर रखता था। उसके बाद खजीन, इसका काम क्या था? कोषाध्यक्ष का काम था। किसका? खनिज का। ये मंत्री था, खजीन का मंत्री के रूप में एक पद है खजीन। इनका काम था कोषाध्यक्ष करना। आरिज ए मुमालिक, इसका काम है दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख कौन होता था? आरिज ए मुमालिक मंत्री। शूद्र उस सुदूर, एक मंत्री पद है शूद्र उस सुदूर, जो कि धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होता था। धर्म एवं दान विभाग का प्रमुख कौन होता था? शूद्र उस सुदूर। काजी उल कजात मंत्री। सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? काजी उल कजात, यह न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। बरीद ए मुमालिक, जो कि गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। बरीद ए मुमालिक क्या होता था? गुप्तचर विभाग का अधिकारी। वकील ए दर, ये कौन होता था? सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करने वाला। दीवान ए खैरात, जो कि दान विभाग का
हेड होता था। दीवान ए बंदगान जो कि दास विभाग का हेड होता था, मंत्री होता था। दीवान ए इस्तिहाक जो कि पेंशन विभाग का मंत्री होता था। विभाग और बनने वाला सुल्तान, दीवान ए मुस्तखराज जो कि वित्त विभाग का था। इससे बनने वाला सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए कोही जो कि कृषि विभाग है, यह है मोहम्मद बिन तुगलक। बनने वाला सुल्तान कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए अर्ज जो कि सैन्य विभाग का मंत्री होता था, ये कौन बना था? बलबन। दीवान ए बंदगान कौन बना था? फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक बना था। तो सल्तनत काल में दीवान रियासत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों तथा योग्य विद्वानों और धर्मपरायण लोगों को वजीफा देता था। इसका अध्यक्ष प्रमुख सदर होता था, जो साधारणतः प्रधान काजी होता था। यह अन्य विभाग का भी अध्यक्ष होता था। दीवाने इंसा नामक विभाग राज्य के पत्राचार से संबंध रखता था। दीवाने इंसा नामक विभाग राज्य के पत्राचार से संबंध रखता था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी। ये दूत बरीद कहलाते थे। शासक के सबसे ज्यादा विश्वास पात्र लोग ही मुख्य बरीद के पद पर नियुक्त किए जाते थे। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने की थी। यह विभाग नहरों तथा सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। लोक निर्माण विभाग का स्थापना किसने किया था? फिरोज तुगलक ने किया था। सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा होने के कारण इसे क्या कहा गया? इक्ता या सूबा कहा गया। यहाँ का शासन नायब या वली या मुफ्ती द्वारा होता था। इक्ताओं को सीकों यानी कि जिलों में विभाजित किया गया। इक्ताओं को कहाँ कैसे विभाजित किया गया? सीकों में विभाजित किया गया, जिसे जिला भी कहते थे। जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी होता था। सिकदार को क्या होता था? एक सैनिक अधिकारी होता था। राजस्व कर व्यवस्था, उस्र ये मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। उस्र क्या था? मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। खराज ये क्या था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या था? खराज था। मुसलमानों से भूमि कर लिया जाने वाला क्या था? उस्र था। जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर था, संपत्ति का 40वां हिस्सा। जाजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था। गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर क्या थी? तो जाजिया थी। और मुसलमानों पर धार्मिक कर क्या थी? जकात थी। भूमि कर जो मुसलमानों पर लगाया जाता था उसे उस्र कहा जाता था, और गैर मुसलमान जो थे उनके ऊपर भूमि कर लगाया जाता उन्हें खराज कहा जाता था। नोट, खम्स यह लुटे हुए धन, खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था, तथा शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों अथवा खजानों को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 भाग स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। सिखों को यानी कि जिला, सिखों को परगनों में विभाजित किया गया। अब उनको परगनों में विभाजित किया गया था। आमील परगने का मुख्य अधिकारी था। आमील परगने का मुख्य अधिकारी क्या था? आमील था। और मुशारिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी। मुशर्रिफ किसको कहा जाता था? लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी को। एक शहर या 100 गांव के शासन की देखरेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। एक शहर या 100 गांव का देखरेख कौन करता था? अमीर ए सदा नामक अधिकारी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ग्राम होती थी। ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खूत जो कि छोटे जमींदार, और मुकद्दम जो कि मुखिया होते थे। खूत किससे कहा जाता था? छोटे जमींदार को खूत कहा जाता था, और मुकद्दम मुखिया को कहा जाता था। ग्राम का एक पटवारी होता था।
सुल्तान के अस्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया। सुल्तान की अस्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक तथा अर्राद कहा जाता था। 10 अश्वारोही एक सर एक खेल के बराबर होता था। 10 सर एक खेल एक सिपहसालार के बराबर होता था। 10 सिपहसालार एक अमीर के बराबर होता था। 10 अमीर एक मलिक के बराबर होता था और 10 मलिक एक खान के बराबर होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? एकता प्रथा को समाप्त किया। एकता प्रथा को किसने समाप्त किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। एकता प्रथा की दोबारा शुरुआत किसने की थी? फिरोज तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत कालीन शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इजमा एवं कयास। मुस्लिम कानून के 4 प्रमुख स्रोत क्या क्या थे? कुरान, हदीस, इजमा एवं कयास थे। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया है। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। भूमि की नाप जोख के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर जो है ना, लगान का निर्धारण क्या कहलाता था? मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टंके और तांबे के दिरहम पर आधारित थी। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। देवल क्या था? सल्तनत काल का एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। क्या नाम था? देवल नाम था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं। स्थान और प्रसिद्धि के कारण क्या है ना, उनका क्या कारण था? एक स्थान था सरस्वती। इनकी प्रसिद्धि का कारण था अच्छी किस्म के चावल के लिए। अच्छी किस्म की चावल कहाँ से मिलती थी? सरस्वती से मिलती थी। अनहीवाड़ा, जो कि व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। क्या? अनहीवाड़ा। एक था सतगांव, जो कि रेशमी रजाइयों के लिए प्रसिद्ध था। सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए प्रसिद्ध था। आगरा नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। आगरा क्या था? नील उत्पादन के लिए। बनारस सोने चांदी व जड़ी काम के लिए प्रसिद्ध था। तो इस प्रकार हमारा 30वां टॉपिक सल्तनत काल खत्म हुआ, जो कि लोधी वंश के पॉइंट से ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जो कि हमारा होगा विजयनगर साम्राज्य, 31वां टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।